हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। हमारी स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज़ में ये अगला पार्ट है। स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज़ में आपको एसएससी, रेलवे, यूकेपीएससी या यूपीएससी सीडीएस के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। आप इस एमसीक्यू सीरीज़ में क्या कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है और जल्दी से आंसर कर लेना है। ये बताएगा कि आपने कितनी अच्छी तैयारी करी है या आपका कौन सा सब्जेक्ट जीएस में रह जा रहा है, तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी बूस्ट हो पाएगी, है ना। तो शुरू करते हैं डायरेक्ट पहले क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको चीज़ें फटाफट से दिखें। ये पूरा स्टैटिक है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, है ना, मिसलीनियस, सभी को ये सेशन पूरी तरीके से कवर करेगा। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। इजी क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा का मतलब है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये कब स्टार्ट किया गया था, तो आपको याद होगा कि 1930 के समय की ये बात है, जब दांडी मार्च के नाम से चीज़ें हुई हैं, दांडी मार्च के नाम से, ठीक है। दांडी मार्च में आपको याद रखना है कि 1930 में जब गांधी जी ने नमक बनाया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था 6 अप्रैल 1930 से, है ना। नमक बनाने के बाद तो इसी को सविनय अवज्ञा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो 1942 का टाइम ड्यूरेशन है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। वो आंदोलन इतना विस्तारित था और उसमें कोई भी लीडरशिप या नेतृत्व नहीं था, क्योंकि सभी को, गांधी जी को जेल में रख लिया गया था, जवाहरलाल नेहरू को जेल में पकड़ लिया गया था और काफ़ी वरिष्ठ जो नेता थे उनको भी जेल में अंग्रेजों ने रखा हुआ था या कैद में रखा हुआ था। इसी ड्यूरेशन में कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने समानांतर गवर्नमेंट बनाई है, पैरेलल गवर्नमेंट बनाई, मतलब अंग्रेजों को निकाल दिया, रियासतदारों को निकाल दिया और एक पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की। तो इसी में समानांतर सरकार के बारे में कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन है तो बलिया, आपको ये नाम याद आएगा। एक जानकारी मैं आपको दे दूं, जो चीतू पांडे थे, उन्होंने जो था समानांतर सरकार का एस्टेब्लिशमेंट बलिया में, बलिया, चारों ऑप्शन यूपी के हैं तो यूपी में किया था। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति या कोरम, इंग्लिश में कोरम ही टर्म रहता है, क्या है। ये ऑप्शन है आपके 1/6, 1/8, 10 और 5, ठीक है। कोरम क्या होता है, तो देखिए, किसी भी सभा को अगर देखा जाए, सभा को, मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम नंबर है, जो मिनिमम नंबर है, उसको कहते हैं कोरम, ठीक है, उसको कहते हैं कोरम। तो ये होता है 1/10, मतलब मान के चलो, जैसे अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अब जो लास्ट लोकसभा रही है, 17वीं लोकसभा जो है, जो अभी वर्तमान में चल रही है, ये लोकसभा में होते हैं टोटल मेंबर जो होते हैं वो होते हैं 545, ठीक है। टोटल मेंबर कितने होते हैं, 545 हैं, ठीक है। इसमें इलेक्टेड भी हैं और प्लस नॉमिनेटेड भी हैं, तो ये ध्यान रखना, ये नॉमिनेटेड है, ठीक है। तो इसका 1/10 लेना होता है हमें, इसका 1/10 लेना होता है, मतलब इस तरह से आता है 54.5। तो लोकसभा में अगर संख्या की बात करेंगे तो देखो, अब तक कोई ऐसी दुनिया तो है नहीं जिसमें आधा व्यक्ति हो, तो 55 लोग होंगे। लेकिन अगर आयोजित करने की बात की जाए तो 1/10 होगा। ये सभी हाउसेज में लगता है, विधानसभा में, विधान परिषद में, सभी जगह ये लगता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। देखो, बात की गई है लोकसभा की और निर्वाचित की। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में होगा क्या, 2 तरह के लोग होंगे। एक होंगे इलेक्टेड, ठीक है, इलेक्टेड को बोलते हैं निर्वाचित, और दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड को बोलते हैं जो मनोनीत होते हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड होने के लिए अगर आप ध्यान दें तो इलेक्टेड होते हैं 550, आंसर भी मिल जाएगा, और 2 लोग होते हैं नॉमिनेटेड। ये कौन होते हैं, तो ये होते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है, ये होते हैं एंग्लो इंडियन। अब क्या किया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट किया गया 2019 में, और जो ये वाली जो 2 सीटें हैं एंग्लो इंडियन की, ये ख़त्म कर दी गई हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 550 वैसे भी होना है, क्योंकि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या ये पूछी गई है। ये बात आपको ध्यान देनी है। अगर वर्तमान में पूछा जाए, ये पूछी अधिकतम हो सकती है, अगर वर्तमान में पूछी जाए तो ये है 543, जो कि निर्वाचित लोगों की संख्या है। आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव बताया है और बोला है कि क्या कारण है। 4 गैसें हैं ग्रीन हाउस, आपको देखना है कि नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव को जब हम लेते हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हम करते हैं तो हमें एक टर्म याद रखनी है जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है,
ग्लोबल वार्मिंग की बात हम करते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग में आपको मैं एक बात बता दूं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसे हिंदी में भूमंडलीय तापन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो कुछ बढ़ जाता है, मतलब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि कुछ रेडिएशन किरणें होती हैं जिससे हमें प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो पृथ्वी गर्म होगी, लेकिन वो उतनी अच्छे तरीके से ठंडी नहीं हो पाएगी, मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपने कोई पॉली हाउस देखा होगा जहाँ पर सूर्य की रोशनी आती है और वहाँ पर गर्मी को बढ़ाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा काम करती है कि ग्रीन हाउस इम्पैक्ट जो है आपको अर्थ में देखने को मिलेगा। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चलता है। तो इन्वायरमेंट से लिए गए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ओजोन छिद्र, ओजोन के बारे में ही बात है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ेगी तो ओजोन छिद्र उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ओजोन छिद्र अगर आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ कुछ लेयर होती हैं जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर के पास ही क्या होता है ना, स्ट्रेटोस्फियर के पास ही क्या होता है, हमारा एक ओजोन लेयर भी होती है, ओजोन लेयर भी होती है। और उस ओजोन लेयर में एक छेद है जिसका पता चला था, कब इसका पता चला था, तो ब्रिटिशर साइंटिस्ट ने रिसर्च करके 1985 में ओजोन छिद्र की संकल्पना या इसका कॉन्सेप्ट दिया था। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, सेल्सियार है ये, सेल्सियस कर लो इसे, सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, मतलब बराबर होता है। देखो अगर एक फॉर्मूला मैं लिख दूं, C/5 है ये, C/5 इक्वल टू F/-32, F-32/9। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। इस आधार पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप देखें तो आप -40 को यहाँ पर रख करके देख लीजिए, ठीक है। इस आधार पर होता क्या है कि दोनों पैमाने पर वही होता है, माइनस हमने C को मान लिया है कि जो C इक्वल टू है वो है -40। अब हम यहाँ से देखें तो कुछ इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, तो ये हो जाएगा -72। और F -32 यहाँ पर है, अगर आप इसे यहाँ लेकर के जाएंगे तो ये आपको -40 ही देगा, जो कि F के इक्वल टू होगा, ठीक है। मैथ्स में ज़्यादा करता नहीं हूँ, बट जब करता हूँ तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया ताकि आप ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर कभी भी कन्फ्यूज़न ना लें। आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, -40 है, दोनों पैमाने एक होते हैं। अगर आपको सेल्सियस दिया गया आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, या फ़ारेनहाइट दिया गया और आप सेल्सियस कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो उसका आविष्कार किसने किया था? क्योंकि इनका हाल ही में देहांत भी हो गया था, तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नरेंद्र कपानी जो हैं उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्चुअल भी क्वेश्चन है, CAD। देखो ये क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से ले लिया गया है, कई बार एग्जाम में आया है, तो आप इसको CAD का फुल फॉर्म आपको बताना है, कॉम्पैक्ट एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिदम और फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन। इस तरह की जब फुल फॉर्म आती है तो थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन देख लेना चाहिए, थोड़ी चीज़ें आसान लगने लगती हैं, ठीक है। अब इसमें बात करें तो यह है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? 4 ऑप्शन हैं, देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइमरी कलर कौन से होते हैं। तो प्राइमरी कलर होते हैं ये, इन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं, ये प्राइमरी कलर कहते हैं। मतलब रेड हो गया, ब्लू हो गया और ग्रीन हो गया, ठीक है। ग्रीन कलर होता है और ये हो गया रेड, ये होते हैं प्राइमरी कलर। तो प्राइमरी कलर ही जो होते हैं वो फोटोग्राफी में, आपके टेलीविज़न में भी वही कलर यूज़ होते हैं। तो रेड, ब्लू और ग्रीन की बात हो रही है। आगे चलते हैं। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, है ना। मैं पूछ रहा हूँ लीग ऑफ नेशंस की बात हो रही है। आप सभी अभी वर्तमान में पढ़ते होंगे यूएन की इस्टेब्लिशमेंट हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। तो इससे ठीक पहले की बात है। ये जो आई थी, ये आई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कब आई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आई थी, ये सभी आप जानते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो हमें दिया था,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो हमें दिया था वो था लीग ऑफ नेशन, वो था लीग ऑफ नेशन। कब उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? तो फर्स्ट वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बना और लीग ऑफ नेशंस आया था 10 जनवरी 1920 को, ठीक है। उसके बाद 1946 में लीग ऑफ नेशन को ख़त्म कर दिया गया था। 10 जनवरी 1920 लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? ध्यान से देखना, 1920 आपको दिखेगा। आप में से बहुत सारे लोग तुक्का मारेंगे, ये डेट आपको याद कर लेनी है। कब? 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी इसमें रहेगा आंसर। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ उपस्थित है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। मैं आपको बता दूं, कई बार ये इस तरीके से लिखा हुआ आता है कि नीरी क्या है, या नीरी का फुल फॉर्म बता दो। तो नीरी का फुल फॉर्म यही है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। 4 जगहों में से एक जगह पे, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, नागपुर में ये एक जगह पे है, आपको बताना है। 2 ऑप्शन इसमें महाराष्ट्र के ही हैं और इन्हीं में से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस आसान क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं 1972 के स्टॉकहोम कन्वेंशन में, स्टॉकहोम जो कन्वेंशन होता है, स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है उसके बाद ये बनाया गया था, है ना, मनाने जाने लगा था। यूएन ने इसको कहा था कि ये हम सेलिब्रेट करेंगे। आपको बताना है फर्स्ट एनवायरनमेंट डे जो है वो कब मनाया गया, फर्स्ट एनवायरनमेंट डे जो है वो कब मनाया गया, ठीक है। इसको कर देते हैं 5 जून कर देते हैं इसको, ठीक है, कहीं आप फिर से गलत समझ लें। तो 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन ये है, इसको पढ़ना है क्योंकि कई बार ये न्यूज़ में आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन मैं विशेष करके लाऊंगा क्योंकि बच्चे कई बार एनवायरनमेंट पढ़ते हैं लेकिन उनको चीज़ें याद नहीं होती हैं। MCQ सीरीज़ है, अगर आप ये एनवायरनमेंट देख पाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा पढ़ रहे होंगे। हाल ही में कई सारे एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं और अब सेकंड ईयर की तैयारी चल रही है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? या प्रदूषण नियंत्रण के लिए वृक्षारोपण करने के उपाय प्रकाशित के लिए देशों के बीच एक करार होता है, या न्यूक्लियर ऊर्जा का प्रयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच करार होता है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के 1997 के लिए देशों के बीच करार होता है, या अम्लीय वर्षा को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच एक करार होता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब देखो, मैं आपके लिए पहले क्या करता हूँ, पहले आपको एक इस वाली चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्या है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो ये वाला है ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप तक मैं ये एक्सप्लेनेशन पहुंचाऊं ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन जान पाओ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे रोक करके पॉज करके एक बार पढ़ लो, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, जैसे क्योटो जो प्रोटोकॉल है, भाई क्योटो शहर है कहाँ? बोलोगे जापान में है, बहुत बढ़िया। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1997 को हुआ था, UNFCCC के 3रे सम्मेलन में। बात बिल्कुल सही है, इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। और क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ, मतलब इंप्लीमेंटेशन कब हुआ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि भाई ये पारित तो तब हुआ था लेकिन इंप्लीमेंट कब किया गया, संचालित कब किया गया? तो क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को इंप्लीमेंट किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौता है। मतलब देखो, करना क्या है कि आज से 7 साल पहले जो कार्बन का उत्सर्जन था विकसित देशों को और देशों को मिला करके कम करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल था जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में आएंगे तो आप सीधा सीधा आंसर कर देंगे कि यही आंसर होगा, ठीक है। इसे क्लियर करेंगे और देखेंगे कि देखो, ये वाला इसका आंसर है, ये वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा कब? 1997 में। और प्रभावी कब हुआ? 2005 से। एक बार फिर से आप वो वाली स्लाइड देख लीजिए और ध्यान से देखिए और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो स्टैटिक जीके सीरीज में मैं लेकर के आया आपके लिए। आज थोड़े क्वेश्चन कम थे, आगे क्या करेंगे कि थोड़े क्वेश्चनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना। आपको ऐसी सीरीज़ के लिए आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ठीक है। फेसबुक पे आप पाठशाला ऋषिकेश, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम लगातार ऐसे MCQ की सीरीज़ लेकर के आएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप कोई कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने पढ़ लिया है तो आप ये स्टैटिक जीके की सीरीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने आप को क्वेश्चंस को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।